हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो गार्जियन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पीसी के जस्ट बगल में बेल आइकन है, इसको दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत आता है, ठीक है, या फिर आप अपना खुद का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर हमारा टॉपिक जो इसमें भी चल रहा है। हेलो दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो गार्जियन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ बेसिक जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर आप वाकई में चाहते हैं सीखना उसको, मतलब कोई भी उसका क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका बेसिक आपको पूरा समझ में आना चाहिए। अगर बेसिक आपका क्लियर है तभी आप जाके इसके सारे क्वेश्चन वगैरह आराम से कर पाएंगे और एग्ज़ाम में भी उसको कर पाएंगे इजीली, कम समय में, ठीक है। तो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस फार्मूले पढ़ लेंगे या फिर 2-4 क्वेश्चन हल कर लेंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन वही आएंगे जो पिछले साल आए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कंसेप्ट वही रह सकता है और उसमें परिवर्तन कर देंगे, और वो छोटी सी परिवर्तन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको पूरा मतलब गलत करा सकता है, आपका क्वेश्चन आपको खतरे में डाल सकता है, ठीक है। तो बेसिक क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि कितने टाइप के जो लोड हैं, मतलब सोम में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, और उन लोड के चलते कौन कौन से स्ट्रेस जनरेट होते हैं। मतलब कि बेसिकली हमने स्ट्रेस का डिफिनेशन अभी तक पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि लोड कितने लगते हैं क्रॉस सेक्शन पे किसी, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक क्रॉस सेक्शन पे कितने तरह के लोड लग सकते हैं और उन लोड के चलते कितने टाइप के स्ट्रेस जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला लोड नॉर्मल लोड, ठीक है। तो नॉर्मल लोड क्या होता है? नॉर्मल का मतलब हुआ किसी भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल लोड क्या हुआ कि नॉर्मल लोड जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, अगर उसके परपेंडिकुलर में कोई लोड है, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, कोई मेंबर है ऐसे, ठीक। या फिर आप इस पर से भी समझ सकते हैं। इसी का जो मैं डायग्राम बनाया उसका 3D में क्या हो जाएगा, इसका आप 3D व्यू देख सकते हैं। ऐसे एक कोई मेंबर है, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है और इसको मैंने तिरछा काटा हुआ है, तो इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, ठीक। अब इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लोड लगाना है, मतलब परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक। परपेंडिकुलर मतलब इसके लंबवत, इस क्रॉस सेक्शन के लंबवत एक लोड है P, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लोड। इसी तरह अगर हमारा क्या हो, यहाँ ये वाला भी क्रॉस सेक्शन अगर ऐसे रहता, ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है, तो यहाँ भी आप ध्यान से देखेंगे तो इसके लंबवत लोड लगा है P2, तो P2 भी हमारा क्या है, नॉर्मल लोड। यानी सीधे सीधे कि मटेरियल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस हमको क्रॉस सेक्शन देखना है कि जो भी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर रहना चाहिए लोड। अब वो एक्सिस से भी जा सकता है, एक्सिस से नहीं भी जा सकता, मतलब सेंट्राइड से भी जा सकता है, सेंट्राइड से नहीं जा सकता, उससे मतलब नहीं है। बस हमको ये देखना है कि उस क्रॉस सेक्शन के क्या रहे, लंबवत रहे, परपेंडिकुलर, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल लोड। जैसे यहाँ पे P1 और P2 क्या है, नॉर्मल लोड है। दूसरा एग्जांपल हमारा, मान लीजिए एक सर्कुलर बार है, ठीक। इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कुलर है। अब मैंने क्या किया हुआ है कि इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एक लोड लगाया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लोड P, नॉर्मल लोड। इसी तरह यहाँ भी लेफ्ट साइड में भी एक लोड लगाया हमने P, ये भी नॉर्मल लोड है, ठीक। इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं
ठीक है। इसका मतलब कि ये क्रॉस सेक्शन है और इसके परपेंडिकुलर में लोड लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल लोड है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल लोड कितने टाइप के हो सकते हैं। तो नॉर्मल लोड 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला एक्सियल लोड। एक्सियल लोड का मतलब क्या हुआ कि वह लोड जो दिए गए मेंबर के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर भी होगा और जो क्रॉस सेक्शन का सेंट्राइड होगा उससे होके जाएगा, उससे पास करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक। क्रॉस सेक्शन का मतलब कि ऐसे कोई था, मान लीजिए लोहे का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, कोई भी था, कुछ भी था ऐसे, ठीक, ऐसे था। तो ये जो है इसका एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब इसी वाले को हमने ऐसे बनाया है, यही क्रॉस सेक्शन है, ठीक। अब ये जो इसका इस वाले रेखा का आधा आधा मतलब मिडिल और इस वाले रेखा को 2 भागों में बांटने वाला, जहाँ पे कट करेगा वही इसका क्या हो जाएगा, सेंट्राइड। अब अगर हम जो लोड लगा रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, मतलब कि इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये नॉर्मल लोड हो गया। अब ये नॉर्मल लोड के साथ साथ अगर इसके सेंट्राइड से होके जा रहा है, कहाँ से, सेंट्राइड से, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक्सियल लोड। सेंट्राइड से होके जाए और क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो, यानी कि अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ऐसे कुछ, ठीक। एक क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और सेंट्राइड से होके जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सियल लोड। अब ऐसे ही देखिए हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिख देखते हैं कि एक सर्कुलर हमारा क्या है, शाफ्ट है ना। एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसमें हमारा लोड लगा हुआ है P, ठीक। और वो लोड कहाँ है, वो लोड सेंट्राइड पे है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है सेंट्राइडल एक्सिस, ठीक। सेंट्राइडल एक्सिस है, ये मेंबर का क्रॉस सेक्शन है जो सर्कुलर है, और ये जो पॉइंट है वो सेंट्राइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, ठीक। तो जो हमारा लोड लगा हुआ है वो परपेंडिकुलर है क्रॉस सेक्शन के, हम आसानी से देख सकते हैं, तो ये नॉर्मल लोड हो गया। अब ये परपेंडिकुलर के साथ साथ इसके सेंट्राइड से होकर जा रहा है, तो ये एक्सियल लोड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चलिए नॉर्मल लोड का दूसरा टाइप देखते हैं। नॉर्मल लोड के लिए क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, और एक्सियल के लिए क्या करना चाहिए, एक्सियल लोड के लिए क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और उसी के साथ साथ सेंट्राइड से होके जाना चाहिए, तब वो एक्सियल होगा, ठीक। यानी कि वह नॉर्मल लोड जो सेंट्राइड से होके जाता है एक्सियल लोड होता है। अब हम बात करेंगे कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड के बारे में। इसेंट्रिक का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक क्रॉस सेक्शन था मेंबर का, ऐसे कोई था मेंबर, उसका एक क्रॉस सेक्शन है, तो ये सेंटर है, सेंट्राइड है, ठीक। अगर फोर्स जो है इस सेंट्राइड से होकर जाता है और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब कि क्रॉस सेक्शन के, तो एक्सियल हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर इस सेंट्राइड से होकर ना जाए, सेंट्राइड से थोड़ी सी दूरी से होकर जाए, ठीक, तो इसको बोलेंगे हम इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब कि सेंटर से नहीं जाएगा, सेंटर से थोड़ा सा हट के, यानी कि सेंट्राइड से थोड़ा सा हट के अगर हम लोड लगा रहे हैं जो क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है। लोड अभी भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है लेकिन सेंट्राइड से होकर नहीं जा रहा है, तो ये लोड हमारा क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक लोड हो जाएगा। क्योंकि ये एक्सिस से होकर नहीं जा रहा है लेकिन एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक एक्सियल लोड इसको बोलेंगे। अब इसेंट्रिसिटी क्या होता है कि जो एक्सिस है इसका, जो मेंबर का एक्सिस है, एक्सिस मतलब कि सेंट्राइड से होकर जाने वाली लाइन, ठीक है, जो सेंट्राइड से होकर जाने वाली लाइन है, जैसे अगर ये कोई मेंबर है और इसका एक क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का सेंट्राइड यहाँ है और इस क्रॉस सेक्शन का सेंट्राइड यहाँ है,
तो इस सेंट्राइड से होके जो लाइन जा रहा है वही सेंट्राइडल एक्सिस है। ठीक है, अब अगर इस सेंट्राइडल एक्सिस से मान लो कुछ दूरी पे है, ई दूरी पे, तो ई इसेंट्रिसिटी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो दिया गया डायग्राम, इसमें सेंट्रिसिटी क्या है, ई। ठीक, अब इसी चीज़ को हम एक बड़े एग्जाम्पल में समझ। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें, अगर एक मिनट, इस डायग्राम को अगर हम देखें ध्यान से, तो ये क्रॉस सेक्शन है मेंबर का, ये इधर वाला जो है ये क्रॉस सेक्शन है मेंबर का। ठीक, और ये जो लाइन है ये सेंट्राइडल लाइन है, O1 O2। ठीक, रेड लाइन जो है, और O1 O2 सेंट्राइड है दो क्रॉस सेक्शन का। ठीक, अब अगर हम लोड क्या कर रहे हैं, लोड ऐसे लगा रहे हैं सेंट्राइड से O2 से सेंट्राइड एक्सिस की तरफ। ठीक है, एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस से होकर जाने वाली, ये मान लीजिए P1 है। ठीक है, तो या F1 ले लीजिए, इसको मान लीजिए हमने क्या ले लिया, F1। तो ये लोड जो F1 है ये हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, तो इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंट्राइड से होके जा रहा है, और जो सेंट्राइडल एक्सिस है उसके एलॉन्ग है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्स, एक्सियल फोर्स। अब मान लीजिए अगर यही फोर्स ऐसे काम करता है, अगर सेम फोर्स ऐसे यहाँ से सेंट्राइड से कुछ दूरी ई पे काम करता, मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ई है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी ई है, अगर यहाँ से काम करता ये ऐसे, क्योंकि अभी भी ये क्रॉस सेक्शन के, देखिए ध्यान से, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। ठीक, लेकिन सेंट्राइड से नहीं जा रहा है, सेंट्राइड से कुछ दूरी ई पे जा रहा है, इसेंट्रिसिटी ई पे जा रहा है। ठीक, और मान लीजिए फोर्स F2 है, तो ये फोर्स कौन सा हो जाएगा, ये इसेंट्रिक फोर्स हो जाएगा, इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स, जो क्या होगा, ये एक सेंट्राइडल एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए सेंट्राइडल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, और सेंट्राइड से कुछ दूरी पे है, तो ये हो जाएगा हमारा इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स। अब अगर इसी तरह हम देखें इस वाले एक्सिस पे, ये तो हमने देखा था कि जब फोर्स किस एक्सिस पे हो, वाई पे। अब अगर एक्स एक्स वाले पर भी फोर्स काम कर सकता है, जैसे कि अगर मान लीजिए ये सेंट्राइड है और यहाँ से ये ई दूरी पे, यहाँ ई दूरी पे यहाँ पे काम करे, या E1 दूरी ले लीजिए इसको। ठीक, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे काम करे अगर ये फोर्स, ये कितना है, मान लीजिए F3 है। ठीक, तो अभी भी देखिए ध्यान से, ये दूरी बीच की ई है, और यहाँ पर भी अभी भी एक क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि सेंट्राइड से पास नहीं कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो वही है कि F1 क्या है यहाँ पे, F1 is an axial load because it is perpendicular to the cross section of the member and passes through the centroid of the cross section। यानी एक्सियल लोड होने के लिए दो कंडीशन है। कंडीशन 1 क्या है कि सेंट्राइड से पास करना चाहिए, और कंडीशन 2 क्या है कि नॉर्मल लोड होना चाहिए, यानी कि क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल काम करना चाहिए। उसी तरह F2 क्या है कि F2 is the eccentric axial load that is perpendicular to the cross section of the member but not passing through the centroid। यानी कि अगर लोड क्या है क्रॉस सेक्शन के, मान लीजिए लोड क्या है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, बट एक्सिस से होके नहीं जा रहा है। ठीक है, एक्सिस से होके नहीं जा रहा है, तो ये लोड हमारा कौन सा हो जाएगा, अगर ये सेंट्राइड है क्रॉस सेक्शन का और ये सेंट्राइड से होकर नहीं जा रहा, सेंट्राइड से थोड़ा सा दूरी से होकर जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इसेंट्रिक लोड। ठीक, और जितनी सेंट्राइड से दूरी होगी इस के जहाँ पे काम कर रहा है उस पॉइंट की, उसको इसेंट्रिसिटी बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम देखें इसेंट्रिसिटी क्या है, तो बेसिकली देखिए इसकी दिए गए चित्र में
आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ये पॉइंट O1 सेंट्राइड है, इस क्रॉस सेक्शन का रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, ठीक है, और x1 x2 हॉरिजॉन्टल सेंट्राइडल एक्सिस है, और ये x3 x4 क्या है, वर्टिकल सेंट्राइडल एक्सिस। अगर लोड हमारा O2 पे काम कर रहा है सेंट्राइडल एक्सिस के परपेंडिकुलर, अरे मतलब से क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, तो एक्सियल लोड है। लेकिन यही अगर इस सेंट्राइड से इतनी दूरी पे, मान लीजिए ई दूरी पे, और क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर काम कर रहा है, मान लीजिए F2 है। अब कैसे, देखिए क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है ना, और यहाँ ये भी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F2 इसेंट्रिक एक्सियल लोड हो जाएगा, जहाँ पे इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, E। इसेंट्रिसिटी मतलब कि सेंट्राइडल पॉइंट, सेंट्राइड से ये कितनी दूरी पे काम कर रहा है, ठीक। ये लोड यहाँ इस एक्सिस पे भी काम कर सकता है, इस वाले एक्सिस पे भी काम कर सकता है। मान लीजिए यहाँ से सेंट्राइडल एक्सिस से E1 दूरी पे काम कर रहा है, ठीक, तो ये F3 पॉइंट हो जाएगा। यह अभी देखिए क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक, लेकिन इसेंट्रिसिटी E1 पे काम कर रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो शायद आप लोग समझ गए हो कि इसमें मतलब कौन सा इसेंट्रिक होगा, कौन सा एक्सियल होगा, कब, और इसेंट्रिसिटी क्या है, इन तीनों चीज़ के बारे में, ठीक। अब हम चलते हैं कि इन लोड का इफेक्ट क्या होगा। तो पहला हम देखते हैं कि एक्सियल लोड, ठीक। अब देखिए एक्सियल लोड कितने प्रकार का हो सकता है। अगर ये मान लीजिए कोई सर्कुलर मेंबर है, ठीक, और ये इसका क्या है, थोड़ा सा इस बनाते हैं, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, और यहाँ इसका एक क्रॉस सेक्शन हो गया, और मान लीजिए क्या है, सेंट्राइडल एक्सिस है, ठीक। ये जो हमारी नीली वाली लाइन है ये सेंट्राइडल एक्सिस है, ठीक, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, सेंट्राइड है, ठीक, और ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस वाई वाई, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स, और ये सेंट्राइडल एक्सिस है, मान लीजिए है जेड जेड, ठीक। अब इस पर हम लोड अगर देखें एक्सियल लोड, तो क्या होना चाहिए, एक्सियल लोड के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। कौन कौन बताइए। पहला कि ये क्रॉस सेक्शन के क्या हो, परपेंडिकुलर काम करें, ठीक, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर काम करें, और दूसरा कि ये सेंट्राइड से, क्रॉस सेक्शन के सेंट्राइड से पास करें, ठीक। अब देखिए ये तो हमारे दो कंडीशन फुलफिल हो गए। अब यहाँ पे दो तरह से हम फोर्स लगा सकते हैं, या तो इसको हम क्या करें, दोनों तरफ से खींचें, तीर का दिशा ये बता रहा है कि फोर्स किस दिशा में लग रहा है, एरो, ठीक है। या तो हम इन दोनों को खींचें, या फिर क्या करें, हम इन दोनों को, या तो इन दोनों को हम क्या करें, ऐसे पुल करें, मतलब कि ऐसे पुल करें, यानी कि दबाएं, कंप्रेसिव फोर्स लगाएं। तो वही चीज़ है कि अगर हम क्या कर रहे हैं केस नंबर 1 में, ऊपर देखिए यहाँ पे, कि अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा, टेंसाइल, तो ये क्या करेगा, मेंबर में टेंशन उत्पन्न करेगा, तो इसका रजिस्टिंग फोर्स भी टेंसाइल होगा, ठीक। तो वहाँ से हमारा स्ट्रेस क्या आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, और वो कौन सा होगा, एक्सियल, यानी एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, F/A। उसी तरह दूसरे वाले फिगर में देखिए कि अगर हम मेंबर को कंप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि मेंबर में जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होंगे वो भी कंप्रेसिव जनरेट होंगे, और उसके चलते जो स्ट्रेस होगा वो भी क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, हमारा जो अप्लाइड फोर्स है अपन एरिया, और जो स्ट्रेस होगा वो एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, ठीक। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जिसको बहुत ध्यान से देखना है,
वो है हमारा इसेंट्रिक एक्सियल लोड का क्या प्रभाव होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसेंट्रिक एक्सियल लोड का यहाँ पे क्या प्रभाव होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक मेंबर है, जैसे डायग्राम में मैंने बनाया है, ठीक, और इसका जो है यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। ये जो पॉइंट है O1 और ये पॉइंट है O2, इसके सेंट्राइड है, ठीक, और ये जो एक्सिस है y और x, ये इसके सेंट्राइडल एक्सिस है, x हॉरिजेंटल सेंट्राइडल एक्सिस और y वर्टिकल सेंट्राइडल एक्सिस। इसी तरह यहाँ पर भी ये x हो जाएगा और ये वर्टिकल वाला y, ठीक। अब हम बात करें अगर इस वाले का, जो सेंट्राइडल एक्सिस है, तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, सेंट्राइडल एक्सिस है, ठीक। ये हमारा क्या है, सेंट्राइडल एक्सिस है, z। अब अगर हमारा लोड यहाँ सेंट्राइड से जाता, मतलब और क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होता, ऐसे ये इधर में होता, मान लीजिए अगर ये होता हमारा ऐसे, तो ये हमारा क्या होता, एक्सियल लोड होता। और ये कौन सा फोर्स अरे क्या इफेक्ट जनरेट करता, या तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करता या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करता, ठीक। लेकिन हमारा यहाँ पे केस क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोड काम कर रहा है वो कुछ अलग है। कुछ अलग मतलब क्या, कि ये सेंट्राइड से नहीं जा रहा है, यहाँ से कितने दूरी पे, एक ई दूरी पे ये काम कर रहा है फोर्स P, इसेंट्रिक फोर्स, ठीक। तो यहाँ पे ई फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आप लोग ध्यान से देखेंगे तो किसके बराबर होगा, ये रेडियस R के बराबर होगा, ठीक, इसके रेडियस के बराबर होगा। अब इसका इफेक्ट हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा, ठीक। मैकेनिक्स का एक कंसेप्ट है, देखिए उसको बताते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक मेंबर है जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, ठीक, जहाँ पे x जो है इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, सेंट्राइडल एक्सिस, और y वर्टिकल, और z इसका सेंट्राइडल एक्सिस है। जो देखिए दोनों सेंट्राइड यहाँ पे है, O1 और O2 से होकर जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे सेंट्राइड से ई दूरी पे एक यहाँ पे एक्सियल लोड काम कर रहा है, अरे एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड काम कर रहा है F, ठीक, जिसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है, मान लीजिए E, ठीक। अब ये E जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन के रेडियस के बराबर में है, ठीक। अब हमको इसका इफेक्ट देखना है, ठीक। इफेक्ट देखना है कि ये मटेरियल के क्रॉस सेक्शन पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, जो फोर्स F है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स में भी हम देखे हैं कि जब भी कोई फोर्स ऐसे हो हमारा जो सेंट्राइड से कुछ दूरी पे काम करे, तो हम क्या करते हैं, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं सेंट्राइड पे, जो है फोर्स F के दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, ठीक। थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, दो इक्वल अपोजिट फोर्स हमने लगाया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये दोनों फोर्स होंगे वो क्या कर लेंगे, जो ये दोनों फोर्स होंगे वो एक मिनट थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पे हमने देखा था कि F फोर्स जो इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स काम कर रहा था ई इसेंट्रिसिटी पे, ठीक। अब हमको करना क्या है, इसका इफेक्ट देखने के लिए इसके इक्वल और अपोजिट फोर्स इस सेंट्राइड से हमको लगाना है, ठीक। तो मान लीजिए एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया
और एक फोर्स हमने इधर लगा दिया जिसका मैग्नीट्यूड मतलब कि जिसका वैल्यू क्या है, सेम है। अब हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएं तो इसका कोई भी असर नहीं होता है। मतलब कि ये देखिए, अगर ये फोर्स देखें इस फोर्स को कैंसिल कर देगा, कोई मोमेंट भी अगर किसी पॉइंट के बाद बनाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। मतलब किसी भी पॉइंट पे हम दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा सकते हैं। ये मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये वही उसी का यूज करेंगे हम यहाँ पे इसका इफेक्ट जानने के लिए। तो हमने दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाया। अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों फोर्स हैं, ठीक है, ये मिलके कपल बना लेंगे। अब कपल क्या होता है कि जब क्या हो कि दो फोर्स हो, ठीक, क्या हो, दो फोर्स हो जिसका मान, जिसका बल का मान, फोर्स का मान समान हो, लेकिन दोनों की दिशा क्या हो, विपरीत हो, ठीक है। यानी कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ई कैन फॉर्म एक कपल। और यहाँ पे जो कपल का मान होगा वो क्या होगा, कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, फोर्स और उनके बीच की दूरी ई, एफ इंटू ई, ठीक, एक कपल होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं हमारे, इसको अरेंज कर देते हैं। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक ये हो गया और एक ये हो गया, और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ध्यान दीजिएगा, इक्वल और अपोजिट फोर्स मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड समान हो लेकिन दिशा ठीक एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है। और कुछ दूरी पे क्या हो, कुछ दूरी पे काम कर रहे हो। ये नहीं कि मतलब ऐसे कपल नहीं बनेगा। एक पॉइंट पे अगर ऐसे फोर्स लगा लिया तो देखिए, एफ फोर्स है, एफ फोर्स है, यहाँ पर भी क्या है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो समान है और डायरेक्शन भी अलग है, लेकिन ये सेपरेट नहीं है, एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी, तो ये कपल नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो कपल बनाने के लिए क्या चाहिए, कंडीशन, कपल कब बनेगा, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स separated by a distance form couple, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि एक फोर्स इधर काम कर रहा है और एक फोर्स इधर काम कर रहा है। इसका उपयोग आप लोग देखेंगे जायरोस्कोपिक वाले में भी, अरे टोम में भी इसका यूज है। मान लीजिए एफ है और एफ है और ई पे, तो कपल सी क्या आ जाएगा, एफ इंटू ई। तो कपल का मैग्नीट्यूड हमने देखा कहाँ से आया, कपल कैसे कैलकुलेट किया हमने, फोर्स इंटू डिस्टेंस से। अगर ये ऐसे है कि दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट तो हैं लेकिन इनके बीच में कोई दूरी नहीं है, तो एक कपल नहीं बनाएंगे, ठीक। तब आते अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो है फोर्स इंटू डिस्टेंस हम कपल निकाल लेंगे। तो ये मान लीजिए F1 और F1 है, तो F1 और F1 मिलके क्या बना लिया, कपल। लेकिन अभी भी इसके बाद एक फोर्स हमारा बचा रह जा रहा है, और वो क्या है, F, ये वाला फोर्स, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से दिखा दूँ। ये वाला जो फोर्स है अभी ये बच रहा है। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, हाँ है। क्या है, सेंट्राइड से होकर जा रहा है, हाँ जा रहा है। तो ये हमारा एक्सियल लोड है, और एक्सियल लोड का हम प्रभाव जानते हैं क्या करता है, या तो टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव एक्सियल स्ट्रेस जनरेट करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, टेंसाइल है। कैसे पता, क्योंकि अगर जो मेंबर को खींचेगा, तनाव लाएगा, वो टेंसाइल होगा, और जो उसको प्रेस करेगा मतलब उसको और उसका लेंथ घटा देगा, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करेगा एक्सियली,
और ये दोनों मिलके ये और ये क्या करेंगे, कपल जनरेट करेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं इसके कपल वाले के चलते कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा। चलिए देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो कपल होगा यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कपल सी से दिखा दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा एफ इंटू ई। एक लोड ए हो गया और दूसरा लोड क्या हो गया, एक्सियल लोड एफ। तो एफ क्या है, टेंसाइल एक्सियल टेंसाइल लोड। ठीक, टेंसाइल है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक चीज़ कि अगर टेंसाइल है, ठीक है, तो इसको हम प्लस लेते हैं। अगर कंप्रेसिव है तो ये माइनस लेते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए कितना फोर्स काम कर रहा है, तो अगर टेंसाइल है तो बोलेंगे +5, कंप्रेसिव है तो बोलेंगे -5। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए कि ये बताइए कितना टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है तो 5, कितना कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा है, तो वहाँ पर अगर कंप्रेसिव फोर्स 5 है तो -5 नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंप्रेसिव बोल दिया गया है ना, तो ये माइनस उसी में इंक्लूड हो गया है। तो कंप्रेसिव अगर पूछा जाए तो वहाँ पर भी हम मैग्नीट्यूड वहाँ पर बताएंगे, डायरेक्शन नहीं बताना है। 5 अगर ऐसे लिखा हुआ है कि +5 तो हम ये समझ जाएंगे कि ये टेंसाइल में है। अगर लिखा है -5 तो हम ये समझ जाएंगे कि ये कंप्रेसिव है। ठीक, तो ये ऐसे है। अब कपल का इफेक्ट देखते हैं। तो हमने देखा कि ये जो दोनों फोर्स हैं, कौन कौन, ये F1 और F1, ये मिलके क्या बना रहे हैं, कपल। अब इस कपल का दिशा क्या होगा, कैसे हम पता करेंगे। देखिए कि ये फोर्स कुछ ऐसे है, दोनों लाइन है, और एक फोर्स क्या है, ऐसे है, और एक फोर्स क्या है, ऐसे, और बीच की दूरी है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये इस लाइन को किधर घुमाने का प्रयास करेंगे, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में। ठीक है, यानी कि घड़ी की सुई हमारी ऐसे घूमती है तो उस दिशा में। ठीक, ये हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा कपल का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक, तो अब बात करें हम कि ये जो कपल होगा वो क्रॉस सेक्शन को किधर घुमाएगा, तो ये क्लॉकवाइज में ऐसे घुमाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त में इसको घुमाएगा, और उस कपल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F गुणे ई से। अब इस कपल के चलते जो है इस मटेरियल में एक स्ट्रेस जनरेट होगा, और वो स्ट्रेस क्या होगा, वो होगा बेंडिंग स्ट्रेस। यानी कपल का इफेक्ट क्या होगा कि ये बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट करेगा। ठीक है, अब बेंडिंग स्ट्रेस के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पहले डेरिवेशन करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस का, जो क्या होता है, मोमेंट या फिर कपल अपन क्या होता है, बेंडिंग इक्वेशन से M/I और इंटू वाई, उसका मैग्नीट्यूड होता है बेंडिंग स्ट्रेस का। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है। M/I बराबर σ/y बराबर E/R। इसका डेरिवेशन है बड़ा अच्छा, समझेंगे आप वहाँ से तो ये आ जाएगा। जहाँ से M क्या है, M है मोमेंट R कपल। ठीक, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्राइडल एक्सिस CG। ठीक, सिग्मा क्या है,
बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक, फिर इसी तरह वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ लोकेशन वेयर स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड। इसी को बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द फाइबर वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस। ई क्या है, यंग मॉडुलस, और आर क्या है, इस बेंडिंग के चलते मटेरियल कितने रेडियस पे कर्व हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस पे ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी, इसको बस एक बार समझ लेंगे तो हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा मटेरियल ऐसे का था, इसका क्रॉस सेक्शन है और हमने फोर्स ऐसे लगाया था, तो ये ऐसे घुमाएगा, फिर इधर वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा, तो कुछ ऐसे मटेरियल घूम के हो जाएगा। ठीक, तो इसका ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जिसके अबाउट घूमा होगा, वही आर है। ठीक है, अब हम आते हैं एक बार कंक्लूजन पे कि देखें नॉर्मल लोड के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा। तो लोड हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल और एक शियर। नॉर्मल लोड के बारे में भी हमने पढ़ा कि नॉर्मल लोड कब होगा, कि जब लोड जो है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलरली काम करेगा। कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, कोई भी, अगर उसके मतलब कोई भी प्लेन हो, क्रॉस सेक्शन ही नहीं हो, कोई भी प्लेन हो, अगर उस प्लेन के परपेंडिकुलर काम कर रहा है लोड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल लोड। अब एक क्रॉस सेक्शन क्या है और कोई प्लेन क्या है। क्रॉस सेक्शन मतलब वह प्लेन जो क्या हो, कि जो सेंट्राइडल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर हो। ठीक, मतलब कि वह प्लेन जो सेंट्राइडल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इस सर्कुलर शाफ्ट वाले में, तो प्लेन तो ये भी है, प्लेन अगर इसमें वैसे ड्रा कर दे तो ये भी है, लेकिन ये प्लेन इस सेंट्राइडल एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन जो ये प्लेन है, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये इस सेंट्राइडल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन और प्लेन में ये डिफरेंस है। तो हमारा किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल लोड है। अब नॉर्मल लोड दो टाइप के हो गए, एक्सियल और इसेंट्रिक एक्सियल। एक्सियल लोड क्या हुआ कि वह नॉर्मल लोड जो हमारा क्या हो जाए, सेंट्राइड्स होके जाए और क्रॉस सेक्शन के पैरेलल परपेंडिकुलर हो, तो हमारा हो जाएगा एक्सियल लोड। फिर इसी तरह इसेंट्रिक लोड देख लेते हैं। इसेंट्रिक लोड कब होगा, कि जब लोड हमारा क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर तो हो लेकिन उसके सेंट्राइड से होकर न जाए। ठीक, अब ये लोड सेंट्राइड से जितनी दूरी पे काम करेगा उस दूरी को बोलेंगे इसेंट्रिसिटी, उसको ई से दिखाएंगे। ठीक, और फिर इसके बाद हमने देखा कि इफेक्ट क्या होगा एक्सियल लोड का और इसका इसेंट्रिक लोड का। तो एक्सियल लोड का सीधे सीधे इफेक्ट क्या होगा कि या तो टेंसाइल हो सकता है या कंप्रेसिव हो सकता है। अगर वो टेंसाइल होगा तो मेंबर को खींचेगा, कंप्रेसिव होगा तो उसको दबाएगा यानी लेंथ कम करेगा। तो टेंसाइल होगा तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करेगा, कंप्रेसिव होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करेगा। बात करें इसेंट्रिक एक्सियल लोड की, कि इसका इफेक्ट क्या होगा, तो हमने देखा कि अगर ये कोई लोड पी है और आर ई इसेंट्रिसिटी पे काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी है और उसके अपोजिट वाला सेंट्राइड पे जो पी लगा है वो मिलके कपल बना लेंगे, और जो बाकी का एक बचा रहेगा वो एक्सियल लोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कपल है उसके चलते हमारा क्या हो जाएगा, कपल क्या होता है कि जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूरी पे काम करें, एक डिस्टेंस पे काम करें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कपल बनाएगा। ठीक है, और कपल का मैग्नीट्यूड होगा पी इंटू, यानी वो फोर्स इंटू उसके बीच की दूरी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अगर हम देखें यहाँ पे कि बेंडिंग स्ट्रेस मतलब कपल का जो इफेक्ट होगा क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, और वो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे मिलेगा, बेंडिंग इक्वेशन से। बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है कि एम अपन आई बराबर सिग्मा अपन वाई बराबर ई बाई आर। एम क्या है कि मोमेंट या कपल है जो उस पर हम लगा रहे हैं। ठीक है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंट्राइडल एक्सिस के अबाउट। सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। वाई क्या है, डिस्टेंस जिस लोकेशन पर निकाल रहे हैं। ई क्या है, यंग मॉडुलस है। और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक,
अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, तो जो यहाँ पे यम आ रहा है, कपल आ रहा है, वो स्ट्रेस में हमने उसको ऐसे क्यों लिख लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यहाँ पे रजिस्टिंग फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, और हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड बस ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम अप्लाइड वाले को ही लिख लिए हैं, रजिस्टिंग वाले को नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस, जो अगले वीडियो में आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगर कोई अगला वीडियो आता है तो आपको उस पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। वैसे तो मैंने प्रयास किया है इसमें अच्छा खासा कि आपको समझ में आया, लेकिन अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखा था पार्ट 1 में स्ट्रेस के बारे में, पार्ट 2 में स्ट्रेस का बेसिक डीपली कंसेप्ट देखा था, और पार्ट 3 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लोड देखा था। ठीक है, जिसमें नॉर्मल लोड के बारे में अभी तक हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले हैं शियर लोड के बारे में। ठीक, क्योंकि अगर हमको लोड का ही कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो हम स्ट्रेस कैसे निकालेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में उसका यूज कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमको बेसिक क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा बेसिक जब क्लियर रहेगा तभी हम आगे की जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या फिर उसको समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जो दूसरा टाइप है लोड का वो है शियर लोड। चूँकि ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन या दिए गए प्लेन पे लगने वाले लोड का कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्रॉस सेक्शन के हिसाब से, प्लेन के हिसाब से हम लोड को क्लासिफाई कर रहे हैं, जो 2 टाइप के होंगे, नॉर्मल लोड और शियर लोड। ठीक है, तो शियर लोड क्या हो जाएगा कि मान लीजिए हमारा कोई एक प्लेन दिया हुआ है। ठीक, तो उस प्लेन के पैरेलली में अगर हमारा लोड काम कर रहा है तो हमारा हो जाएगा, जैसे कि देखिए एक ये मेंबर है डायग्राम में। ठीक, यहाँ से सपोज कर लीजिए कि कोई एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक, जिसके सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस, और ये वाई क्या है, ये वर्टिकल। ठीक, अगर लोड ऐसे लगे कि इस प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो, तो ये क्या हो जाएगा, शियर लोड। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर कोई मेंबर ऐसे था जिसका बस साइड व्यू बना रहे हैं, ठीक, और ये ले लीजिए इसका ओरिजिनल व्यू। तो अगर क्या है कि इसका ये प्लेन, इस प्लेन में ये जो प्लेन दिख रहा है, इस प्लेन में अगर हम देखें, ठीक है, तो शियर लोड कैसे काम करेगा, इस प्लेन के पैरेलली ऐसे, अगर प्लेन के पैरेलल काम कर रहा है तो शियर लोड है, और वहीं अगर प्लेन के परपेंडिकुलर काम करें, जैसे अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही काम करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल लोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्रॉस सेक्शन के हिसाब से इसको इजीली देख सकते हैं कि कब नॉर्मल होगा और कब शियर होगा। अगर प्लेन या क्रॉस सेक्शन जो भी हो, अगर प्लेन दिया है कोई और उससे पूछा, उस पर पूछ रहा है आपको कि बताइए, जैसे एक प्लेन, यहाँ भी प्लेन कैसे हो सकता है, ये मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, यह एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें एक लोड दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक, तो लोड कौन सा है, तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि ये जो लोड है वो इस प्लेन के पैरेलल में है। ठीक, तो जब प्लेन के पैरेलल में है तो हमारा शियर लोड हो जाएगा। ठीक, और वहीं अगर ये लोड क्या होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता, यानी जेड डायरेक्शन में। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता, ये हो जाता नॉर्मल लोड। ठीक, तो नॉर्मल में और शियर लोड में बस डिफरेंस इतना है कि नॉर्मल लोड जो होगा दिए गए प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है फोर्स F1। ठीक, और शियर लोड क्या होगा, दिए गए प्लेन के पैरेलल होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है F2। अब इसी वाले डायग्राम में अगर हम बात करें कि शियर लोड कैसे काम करेगा, तो या तो यह एक्स डायरेक्शन में या फिर वाई डायरेक्शन में
या फिर एक्स वाई दोनों के कम्बिनेशन डायरेक्शन में, ठीक है। इनमें काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो होगा फोर्स इस प्लेन के पैरेलल में होगा, मतलब कि प्लेन में ही होगा, प्लेन के पैरेलल, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन हम इजीली देख सकते हैं शियर लोड का, कि शियर लोड कैन बी डिफाइन एज द लोड दैट एक्ट पैरेलल टू द गिवन प्लेन। ध्यान देना है, प्लेन। अब वो प्लेन क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है और क्रॉस सेक्शन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम एक मेंबर के बारे में, मेंबर यहाँ पे है, अगर हम इस डायग्राम में देखें, ठीक है, तो ये क्या है कि एक मेंबर है, ठीक, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक। और यहाँ पे जो ये रेड वाली लाइन है जो इसके सेंट्रॉइड से पास होकर जा रही है, वाई वाई, ये वाई वाई, ठीक। ये वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस है और एक्स एक्स और एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस है, ठीक। सेंट्रॉइडल एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि जितने भी क्रॉस सेक्शन है उसके सेंट्रॉइड से होकर जो लाइन पास करती है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइडल एक्सिस, ठीक। और जो क्रॉस सेक्शन है उसका जो सेंट्रॉइड है या फिर सेंटर पॉइंट है उसको बोलेंगे हम कि उस एरिया का सेंट्रॉइड। जैसे यहाँ पे O1 और O2 हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा, ठीक। अब हम बात करें यहाँ पे कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सा शियर लोड है और कौन सा नॉर्मल लोड है। तो अगर इसमें हम कोई सा भी प्लेन ले रहे हैं, ठीक है, और जैसे कि हमने इस प्लेन को ले लिया जिसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये प्लेन अगर हम ले लिए, ठीक, तो यहाँ पे अगर इस प्लेन के लोड, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में लोड काम कर रहा है, जैसे F, ध्यान से देखिए, एक्स एक्स और वाई वाई के परपेंडिकुलर, यानी कि ये जेड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो यह लोड हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल लोड, ठीक। लेकिन अगर वहीं ये लोड ऐसे काम करता है वाई डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा शियर लोड, ठीक। अब कैसे पता कि ये शियर लोड है, क्योंकि ये लोड जो है इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में है, यानी ये एक्स वाई प्लेन में है। ये जो क्रॉस सेक्शन है मेंबर का, ध्यान से देखिए, एक्स और वाई प्लेन में है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये शियर लोड हो जाएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले पे, तो यहाँ पर भी अगर ये लोड ऐसे काम करता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शियर लोड, ठीक। अब चूंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे, मान लीजिए अगर ये लोड का नाम पी रखा मैंने, तो हो जाएगा वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक। और यहाँ पे भी एक, मान लीजिए अगर एक क्यू है तो भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड। अब ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रांसवर्स शियर लोड क्या है। शियर लोड हम इसको भी बोलेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए यही लोड क्रॉस सेक्शन के पैरेलल यहाँ पे काम करता तब भी ये शियर लोड है। अगर यही हमारा यहाँ पे काम करता, यहाँ पे काम करता लेकिन क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है तो ये भी शियर लोड है, ठीक। लेकिन इनमें ट्रांसवर्स शियर लोड कौन होगा, इसमें ट्रांसवर्स शियर लोड कौन होगा, जो हमारा क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो और क्या हो, पासेस थ्रू सेंट्रॉइड। तो देखिए ऐसे कौन कौन है, ये हमारा पे, यहाँ पे P, देखिए P सेंट्रॉइड से पास कर रहा है और क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, और यहाँ पे Q सेंट्रॉइड से पास कर रहा है और क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। तो P और Q हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्स शियर लोड। लेकिन यहीं पे हमारा क्या हो जाए, अगर हम इसको देखें, अगर ये मान लीजिए हमारा क्या है R और ये वाला लोड क्या है, ब्लैक वाला S, ठीक। तो देखिए ये सेंट्रॉइड से
इतने दूरी पे, मान लीजिए E1 दूरी पे काम कर रहा है और इधर वाला हमारा ये E2 दूरी पे काम कर रहा है। ठीक, यानी कि ये जो है सेंट्राइड से इसेंट्रिक है, मतलब कि कुछ दूरी पे है, इसेंट्रिसिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा शियर लोड तो है। शियर लोड के लिए बस एक ही कंडीशन चाहिए, क्या, कि वो हमारा जो लोड है वो पैरेलल टू द गिवन प्लेन हो, यानी कि अगर दिए गए प्लेन के पैरेलल में है तो हमारा शियर लोड तो है, लेकिन वो शियर लोड ट्रांसवर्स शियर लोड कब होगा, जब उस क्रॉस सेक्शन के सेंट्राइड से होके जाए। अगर सेंट्राइड से इसेंट्रिक है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड जो क्या होगा, यहाँ भी कंडीशन वही है कि क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो बट नॉट पासेस थ्रू सेंट्राइड, मतलब कि क्या हो, इसेंट्रिक हो, क्या हो, इसेंट्रिक हो, तो उसको बोलेंगे इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक, तो अब इसको हम थोड़ा सा डीप में देखेंगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मान लीजिए एक ऐसा क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, एक ऐसा मेंबर ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि दो प्लेन है, ए, इसको मान लीजिए ऐसे हम ले रहे हैं, ए बी सी और डी एक प्लेन है, और पी क्यू आर और एस, ठीक, यह इंक्लाइन प्लेन है, ये वाला इंक्लाइन प्लेन। ठीक, एक प्लेन है और एक प्लेन वर्टिकल प्लेन है। ठीक, अब हमको देखना है कि इन दोनों में लोड अगर हम लगा रहे हैं कोई, तो कब शियर होगा कब नॉर्मल होगा। ठीक, तो मान लीजिए कि कोई लोड ऐसे लगा हुआ है, ठीक, यहाँ से कुछ ऐसे लगा हुआ है, जो ये जो प्लेन है पी क्यू आर एस इसके परपेंडिकुलर है, और इस लोड का नाम दे दिया मैंने F1। ठीक, फिर ऐसे ही एक लोड और लगा हुआ है जो क्या है, इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक, और ये दोनों के दोनों लोड क्या हो रहा है, इस सेंट्राइड से, इस एरिया के, मतलब कि इस प्लेन के सेंट्राइड से होके, इस जो भी एरिया है इसके सेंट्राइड से होके जा रहे हैं। मान लीजिए इसका नाम मैंने दिया F2। ठीक, अब इसी तरह एक फोर्स मान लीजिए यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे जो क्या है, इस यहाँ इस प्लेन के यानी ए बी सी डी के परपेंडिकुलर है। ठीक, और ये क्रॉस सेक्शन के ए बी सी डी क्रॉस सेक्शन के सेंट्राइड से होके जा रहा है। फिर एक लोड मान लीजिए हमने और ले लिया यहाँ पे, जो यहाँ से होके जा रहा है। ठीक, जो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है और इस सेंट्राइड से होके जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें समझनी है। पहला क्या, कि यहाँ पे जो मेंबर है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो हमको वो जानना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि जब हम मेंबर को कट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो उसका एक्सिस है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई मेंबर अगर ऐसे है, ठीक, और ये इसका क्या है, लॉन्गिट्यूनल एक्सिस, जो हर एक क्रॉस सेक्शन के बीच से होके जा रहा है। ठीक, तो अगर हम इसको कट कर रहे हैं और कुछ ऐसे कट कर रहे हैं कि ये ऐसे है, मतलब कि ये जो लॉन्गिट्यूनल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर में कट कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो प्लेन बन के आएगा हमारा, जो कटेगा मेंबर, वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, तो यह जो प्लेन आएगा ये क्या है, इस लॉन्गिट्यूनल एक्सिस के देखिए क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये मेंबर का क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन। ठीक, लेकिन अगर हम यही क्या करें, इसी मेंबर को हम तिरछा काटें ऐसे, ये कैसे प्लेन से कट कर रहे हैं। ठीक,
तो जो हमारा अब बन के आएगा वो ऐसे आएगा। अब ध्यान से देखिए कि हमारा लॉन्गिट्यूनल एक्सिस तो ऐसे है। लॉन्गिट्यूनल एक्सिस मतलब कि जो लेंथ है, इसकी लंबाई लेंथ इसके पैरेलल एक्सिस, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूनल एक्सिस है। अब ये जो हमारा बन के आया एरिया या प्लेन, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये क्रॉस सेक्शन नहीं होगा। लेकिन वहाँ ये इधर वाला देखिए, ये वाला भाग इसका अगर ये वाला हम देखें तो इधर वाला जो एरिया है, इधर वाला जो प्लेन है, इस लॉन्गिट्यूनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये तो क्रॉस सेक्शन होगा, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कब क्रॉस सेक्शन होगा और कब क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, ठीक। अब आते हैं क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन कब बोलेंगे? अब प्लेन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूनल एक्सिस। कौन सा प्लेन? जब मेंबर को कट कर रहे हैं वो, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो प्लेन ABCD जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पे जो ये प्लेन ABCD आ रहा है वो क्या है, वो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे PQRS अगर हम देखें वो क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये नॉट परपेंडिकुलर टू, ये जो प्लेन है नॉट परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहाँ है? यहाँ पे जो एक्सिस हमारा ये ZZ है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो प्लेन PQRS है, ये PQRS इस लाइन ZZ के परपेंडिकुलर नहीं है, उससे किसी एंगल पे है, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन नहीं होगा। जबकि मेंबर का वो प्लेन जो यहाँ पे है ABCD, वो लाइन ZZ के क्या है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा जो ABCD है वो क्या हो जाएगा, वो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो ये कौन सा प्लेन यहाँ पे ले रहे हैं? ये जो प्लेन है वो मेंबर का ही प्लेन है, मेंबर के अंदर का वह प्लेन, ठीक, जो परपेंडिकुलर होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, उसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन, ठीक। अब लोड अगर क्या है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, अरे मान लीजिए प्लेन के अबाउट अगर हम देखें, अगर लोड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल लोड, और अगर वो प्लेन के पैरेलल में तो शियर लोड। तो अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा, तो जो लोड F1 है, क्या है F1, वो क्रॉस सेक्शन PQRS के क्या है, परपेंडिकुलर है। देखिए परपेंडिकुलर है ना, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्मल लोड हो जाएगा। तो F1 क्या हो जाएगा, नॉर्मल लोड, क्योंकि नॉर्मल लोड क्या होता है, वह लोड जो दिए गए प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा ये होगा कि ये एक्सियल कब होगा। नॉर्मल लोड एक्सियल लोड तब होता है कि जब वो मेंबर के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो और उसके सेंट्राइड से होके जाए, ध्यान देना है। अगर यहाँ पे जो PQRS प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है और इसके सेंट्राइड से होके अगर जा रहा है, सेंटर से होके जा रहा है, सेंटर पॉइंट से, तब भी ये नॉर्मल लोड एक्सियल लोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्लेन जो है क्रॉस सेक्शन नहीं है। यही प्लेन अगर क्रॉस सेक्शन होता तो इस लोड को हम क्या बोल देते, एक्सियल लोड, ठीक है। उसी तरह हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्लेन ABCD पे, तो जो हमारा क्या है, ये फोर्स लगा हुआ है, मान लीजिए इसको हम बोल रहे हैं F3, ठीक। तो जो F3 फोर्स है वो क्रॉस सेक्शन ABCD के क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस क्रॉस सेक्शन के सेंट्राइड से होके जा रहा है। तो ये हमारा कौन सा लोड हो जाएगा, एक्सियल लोड हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि प्लेन ABCD जो है वो क्या है, प्लेन ABCD हमारा क्रॉस सेक्शन है, प्लेन ABCD क्या है, क्रॉस सेक्शन है। जबकि प्लेन PQRS
हमारा क्रॉस सेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि नॉट परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक, अब अगर हम देखें थोड़ा सा, तो हमारा एक्सियल लोड नॉर्मल लोड में जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। अब हम बात करेंगे कि शियर लोड में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो लोड F2 लगा है, ठीक है, ये जो हमारा F2 लोड है, ठीक है, F2 लोड को अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो ये प्लेन PQRS के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, प्लेन PQRS के क्या है? पैरेलल है, और इसके सेंटर पॉइंट्स होके जा रहा है। तो ये जो F2 लोड होगा वो हमारा शियर लोड होगा, शियर, लेकिन ये ट्रांसवर्स शियर लोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स शियर लोड होने के लिए इस लोड को हमारा क्रॉस सेक्शन के पैरेलल और उसके सेंट्राइड से होके जाना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे PQRS हमारा क्या सेंटर क्रॉस सेक्शन है ही नहीं, तो ये हमारा ट्रांसवर्स शियर लोड नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, चूंकि इस प्लेन के पैरेलल में है PQRS के, तो इसको हम शियर लोड बोलेंगे। ठीक, अब इसी तरह यहाँ दूसरे वाले प्लेन अगर हम ABCD की बात करें, तो ये जो रेड वाली लोड लगी हुई है, मान लीजिए इसका नाम मैं F4 बोल रहा हूँ, तो जो लोड F4 है, ठीक है, वो प्लेन ABCD के क्या है? परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है? वो प्लेन ABCD के पैरेलल है। ठीक है, अब प्लेन ABCD के अगर पैरेलल है, ठीक, तो ये तो शियर लोड हो गया। अब हम ये देखेंगे कि प्लेन ABCD चूँकि क्रॉस सेक्शन है, तो F4 हमारा ट्रांसवर्स शियर लोड हो सकता है, लेकिन ट्रांसवर्स शियर लोड होने के लिए दो कंडीशन है कि प्लेन के पैरेलल होना चाहिए और सेंट्राइड से होकर जाना चाहिए। तो ये F4 प्लेन के पैरेलल तो है, लेकिन अब देखें क्या इसके सेंट्राइड से होकर जा रहा है? तो हाँ, इसके सेंट्राइड से होकर जा रहा है। तो जो F4 हमारा है वो क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स शियर लोड। F4 क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स शियर लोड। ट्रांसवर्स शियर लोड हमारा क्या हो जाएगा? F4। ठीक, तो ये था चारों लोडों में, मतलब कि एक्सियल लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड और नॉर्मल लोड में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक नोट पॉइंट, कि ईच एक्सियल लोड, ईच नॉर्मल लोड, मतलब कि जो हर एक्सियल लोड, कोई भी एक्सियल लोड है वो नॉर्मल लोड होगा, लेकिन हर नॉर्मल लोड एक्सियल लोड नहीं होगा। बट ईच नॉर्मल लोड इज नॉट एक्सियल। दूसरा पॉइंट कि ईच ट्रांसवर्स शियर लोड इज शियर लोड, but not each shear load is transverse shear load। मतलब कि हर ट्रांसवर्स शियर लोड तो होगा ही होगा, लेकिन हर शियर लोड ट्रांसवर्स शियर लोड नहीं होगा। यानी ट्रांसवर्स शियर लोड होने के लिए दो कंडीशन है, क्या? कि दिए गए प्लेन के पैरेलल होना चाहिए और उसके सेंट्राइड से होकर जाना चाहिए। जबकि शियर लोड का बस एक ही कंडीशन है कि क्या होना चाहिए? उस प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। इसी तरह नॉर्मल लोड के लिए क्या है? नॉर्मल लोड कब होगा? कि जब दिए गए प्लेन के परपेंडिकुलर में हो। और वो हमारा एक्सियल लोड कब होगा? कि जब दिया गया प्लेन क्रॉस सेक्शन हो और उस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में लोड लगा हो और उसके सेंट्राइड से होके जाता हो। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे कि शियर फोर्स कितने टाइप के होते हैं। हमने देख ही लिया, ट्रांसवर्स शियर लोड और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। अब हम इसका थोड़ा सा डीप में देखें। अब थोड़ा और अच्छा समझने के लिए एक डायग्राम में देखिए, तो इसमें अगर हम देखना चाहें कि हमारा ट्रांसवर्स शियर लोड कहाँ होगा, तो सबसे पहले देखिए कि ये मेंबर का ये जो क्रॉस सेक्शन कहाँ है। तो ये मेंबर का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है, A
बी सी डी और यहाँ पे पी क्यू आर एस, ये दोनों एंड के दो क्रॉस सेक्शन है। ठीक, अब हम ध्यान दें, अगर तो इनको हम क्रॉस सेक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेंबर के प्लेन है और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है यहाँ पे वो क्या क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या सेंट्राइडल एक्सिस, ये दोनों यहाँ पे समान है। ठीक, तो ये प्लेन जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ए बी सी डी भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, इस लाइन के मतलब कि सेंट्राइडल एक्सिस के। तो ए बी सी डी और पी क्यू आर एस इसके क्या हो जाएंगे, क्रॉस सेक्शन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर कोई लोड ऐसे लगा हुआ है, मान लीजिए ये वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक, जो प्लेन ए बी सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर है और इसके सेंट्राइड्स के पास कर रहा है, और इस लोड का नाम पी है। ठीक, या फिर ये लोड ऐसे भी लग सकता है कि क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो और एक्स डायरेक्शन की दिशा में हो, तो मान लीजिए हमारा क्या है, क्यू। ये लोड ऐसे भी हो सकता है कि पैरेलल हो और ये बाहर की तरफ एरो हो, मतलब कि ये प्रेंसाइल टाइप अरे उसको बाहर की तरफ वो करे क्रॉस सेक्शन को। ठीक, या फिर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि ये लोड ऐसे हो, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हो और एरो हेड इसका अप में हो। ठीक, तो मान लीजिए ये आर हो गया, यस हो गया। तो ये चारों के चारों लोड देखिए क्रॉस सेक्शन के पैरेलल हैं और इसके सेंट्राइड से होके जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको बोल देंगे हम ट्रांसवर्स शीयर लोड। कौन कौन, पी क्यू आर और एस। तो यहाँ पे जो लोड है ये ट्रांसवर्स शीयर लोड हो जाएंगे। ठीक, अब इसी तरह अगर हम इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शीयर लोड की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी यहाँ पे है और पी क्यू आर एस यहाँ पे है। ठीक, अब यहाँ पे सेंट्राइडल एक्सिस देखिएगा, जो एक्स एक्स है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके सेंट्राइड से पास कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल सेंट्राइडल एक्सिस। वाई वाई क्या है, वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है, और इसके सेंट्राइड से होकर जाएगा, इसको बोलेंगे वर्टिकल सेंट्राइडल एक्सिस। जेड जेड क्या है, इसके सेंट्राइड से होकर जा रहा है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, सेंट्राइड से होकर जा रहा है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है, तो जेड हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्राइडल एक्सिस, या फिर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना। अब हमको यहाँ पे देखना है कंसेप्ट किसका, कि कब हमारा जो लोड होगा वो शियर लोड और कब शियर के अंदर ट्रांसवर्स शियर और कब इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो अगर ये लोड हमारा क्या हो जाए, वाई वाई यानी कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगे सेंट्राइड्स होके जाए, ठीक, या फिर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगे और सेंट्राइड से होके जाए, यानी कि हॉरिजॉन्टल सेंट्राइडल और वर्टिकल सेंट्राइडल एक्सिस से अगर होके जा रहा है तो लोड हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स शियर लोड। लेकिन वहीं अगर ये सेंट्राइडल एक्सिस से नहीं जा रहा है, किसी डिस्टेंस से होके जा रहा है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे है ये लोड क्रॉस सेक्शन के पैरेलल तो है, जैसे यहाँ पे अगर देखें ये लोड क्रॉस सेक्शन के पैरेलल तो है, लेकिन यहाँ से सेंट्राइड से नहीं पास कर रहा, सेंट्राइड से ई दूरी पे है, ठीक है, मतलब ई इसेंट्रिसिटी पे है, मान लीजिए इसका नाम एफ हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी हॉरिजॉन्टल सेंट्राइडल एक्सिस के पैरेलल है ये लोड, तो ये लोड चूँकि क्रॉस सेक्शन के तो पैरेलल है लेकिन सेंट्राइड से होकर नहीं जा रहा है, यहाँ से एक मान लीजिए E1 दूरी पे है और ये फोर्स क्या है, F2। ठीक, इसी तरह एक फोर्स ऐसे हो गया,
कि ये सेंट्राइड से नहीं पास कर रहा है PQRS वाले क्रॉस सेक्शन पे, सेंट्राइड से किसी एक डिस्टेंस E3 पे है, ठीक। और इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम F2 है, ठीक। ऐसे ही एक लोड मान लीजिए और है जो हमारा एक्स एक्सिस के यानी प्लेन के पैरेलल तो है लेकिन सेंट्राइड से होकर नहीं जा रहा है, ठीक। यानी PQRS के पैरेलल तो है ये लोड F3 लेकिन इस सेंट्राइड से नहीं जा रहा है। यहाँ से एक इसेंट्रिसिटी E4 पे है, ठीक। तो ये जितने भी लोड हैं F, F2, F3, अरे मान लीजिए ये F1, F2, F3 और ये जितने भी लोड हैं चारों F1, F2, F3 और F4, ये चारों के चारों क्या हैं, शियर लोड तो हैं, ठीक। जैसे F1, F2, F3, F4, ये चारों के चारों जो हैं वो शियर लोड तो हैं, परंतु चूंकि ये सेंट्राइड से नहीं जा रहे हैं, इसेंट्रिक हैं, ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसवर्स शियर लोड नहीं होंगे। तो ये क्या होंगे, इसेंट्रिक हैं तो हो जाएंगे इसेंट्रिक और ट्रांसवर्स शियर लोड, यानी F1, F2, F3, F4 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक। अब हम बात करेंगे कि इनका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स शियर लोड का और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड का मेंबर पे इफेक्ट क्या होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हमारा एक मेंबर है जहाँ पे हमने देखा कि एक लोड लगा हुआ है जो y एक्सिस के पैरेलल है, यानी वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स शियर लोड हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए इस लोड का नाम P है, ठीक। उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, एक ऐसे लगा हुआ है जो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है और सेंट्राइड से होकर जा रहा है और y एक्सिस के पैरेलल में वर्टिकल लोड है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, चूँकि ये वर्टिकल है, ठीक है, क्या है, वर्टिकल है और ट्रांसवर्स शियर लोड है तो वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड बोलेंगे, ठीक। इसी तरह एक लोड ऐसे है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ठीक, जो प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन का नाम ABCD है, प्लेन के पैरेलल है, प्लेन ABCD के, और सेंट्राइड से होकर पास कर रहा है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, यानी हॉरिजेंटल सेंट्राइडल एक्सिस के डायरेक्शन में है, एक्स एक्स की, तो इसको हम क्या बोल देंगे, चूँकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो हॉरिजेंटल, ठीक। और ये ट्रांसवर्स शियर लोड तो ट्रांसवर्स शियर लोड, शॉर्टकट में इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक। इसी तरह अगर इसका हमको इफेक्ट देखना है, ठीक है, तो इफेक्ट देखने के लिए मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन ABCD को हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, ठीक। अब हम कोई एक लोड ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड ले लिया। वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वर्टिकली वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक, इसके लिए वर्टिकल बोलेंगे। अब एक प्लेन ABCD के पैरेलल है तो इसको हम शियर लोड बोलेंगे और इसके सेंट्राइड से होकर जा रहा है इसलिए इसको ट्रांसवर्स शियर लोड बोलेंगे। तो हो जाएगा वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड, मान लीजिए P है, ठीक। अब चूँकि अगर ये मेंबर देखें तो ये भी छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा, ठीक है, कुछ ऐसे मान लीजिए बना होगा, और ये जिस प्लेस पे रखा गया होगा, ठीक है, वो इसको जैसे यहाँ पे अगर ये रखा गया है तो ये प्लेन इसको रजिस्ट करेगा, नीचे नहीं जाने देगा। अब अगर हम इस क्या करें, इस प्लेन को जैसे अगर मान लीजिए है 2 एटम, अगर इस ऊपर वाले पे हम फोर्स P लगाएंगे, ठीक है, तो क्या करेगा,
ये दोनों के दोनों जो हैं मान लीजिए किसी बंध से जुड़े हुए हैं, दो एटम हैं मटेरियल के हुए, ये बंध से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम ऊपर वाले मटेरियल को दबाएं और नीचे वाला चूँकि फिक्स है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये ऊपर वाला जब नीचे आएगा तो ये बंध जो है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा, ये जो बॉन्ड है वो कंप्रेस होगा। ठीक, अब चूँकि हमको अच्छे से पता है कि कोई भी मटेरियल इस दुनिया में ऐसा अगर है जिसको हम डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ है रेयर केस, लेकिन मैक्सिमम जो हमारे क्या करेंगे, उसके इफ़ेक्ट का मतलब जो लोड लगाए हैं हम उसके इफ़ेक्ट का क्या करेंगे, वो अपोज करेंगे। ठीक, तो अगर ये लोड इसको नीचे की तरफ कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक, तो ये जो बॉन्ड है वो इसमें अपने शेप में परिवर्तन का विरोध करेगा। तो ये क्या चाहेगा कि ये जो लोड लग रहा है इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म किया जाए, और उसका इफ़ेक्ट कब ख़त्म होगा, जब उतना ही फोर्स हमको अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि उतना ही फोर्स क्या करें हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं। तो अगर ये हम एक एटम को बनाए ऐसे और पी फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ठीक, तो इसके शेप में या फिर इसके पोजीशन में चेंजिंग का अगर हम देखें विरोध करना हो तो हम इसका रेजिस्टेंस फोर्स कहाँ लगाएंगे, अपवार्ड डायरेक्शन में। मतलब कि जो बंद है अपने शेप में परिवर्तन का विरोध करने के लिए एक अपवार्ड डायरेक्शन में रजिस्टिंग फोर्स लगाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक उतना ही होगा जितना हमने अप्लाई किया हुआ है इस पर। ठीक, अभी पी डैश क्या है हमारा, पी डैश ही हमारा यहाँ पे इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है। ठीक है, अब चूंकि ये जो पी डैश जनरेट हो रहा है या फिर जो लोड पी लग रहा है इस पूरे क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है, अगर इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस टाउ, एवरेज शियर स्ट्रेस टाउ क्या आ जाएगा, ये लोड पी अपन ए। ठीक है, मतलब कि सीधे सीधे इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स शियर लोड क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स शियर लोड ये हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस देगा, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे टाउ बराबर पी बाई ए, इसको हम टाउ से दिखाएंगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस को। ठीक है, यानी कि अगर किसी मेंबर पे ट्रांसवर्स शियर लोड लगा है तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस देगा। ठीक है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। अब बात करते हैं कि हम इफेक्ट ऑफ इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड क्या होगा। तो मान लीजिए कि मेंबर हमारा है, ठीक, जिसका हॉरिजेंटल या एक्स एक्स क्या है, हॉरिजेंटल सेंट्रोइडल एक्सिस जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, वाई वाई क्या है, वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पे एक्स एक्स और वाई वाई हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस है। ठीक है, अब हमको देखना है कि इसका इफेक्ट क्या आएगा। ठीक, तो उसके लिए मान लीजिए कि एक लोड हमारा ऐसे लगा हुआ है जो क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन का नाम ए बी सी डी है, क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी के क्या है, क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, लेकिन इस क्रॉस सेक्शन के सेंट्राइड्स होके नहीं जा रहा है, मतलब इसका नाम मान लीजिए अगर हमने एफ रख दिया तो जो लोड एफ है, ठीक है, वो इस क्रॉस सेक्शन ए बी सी डी के पैरेलल है लेकिन सेंट्राइड्स होके नहीं जा रहा है, जबकि सेंट्राइड से एक डिस्टेंस ई पे है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इसेंट्रिक, एफ क्या है, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। अब चूंकि देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इसको हम बोल देंगे क्या कि वर्टिकल इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको सीधे यही दिया रहा है VETSL, मतलब समझ जाएंगे वर्टिकल इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। आप चाहें तो लिख सकते हैं अलग से। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें कि एक लोड और अगर हमारा इस पर ऐसे लगा हुआ है, यहाँ से ये लोड भी क्या है, क्रॉस सेक्शन के
पैरेलल है, लेकिन ये भी सेंट्राइड्स होकर नहीं जा रहा है, जबकि सेंट्राइड से दूरी E1 पे है। ठीक, मान लीजिए ये फोर्स क्या है, F1। ठीक, इसी तरह यहाँ पे देखिए कि क्रॉस सेक्शन एक है PQRS, ठीक, जिसका सेंट्राइडल एक्सिस क्या है, एक्स एक्स और वाई वाई। एक्स एक्स हॉरिजॉन्टल सेंट्राइडल एक्सिस है और वाई वाई वर्टिकल। ठीक, अब मान लीजिए एक लोड ऐसे लगा है जो क्रॉस सेक्शन PQRS के पैरेलल तो है, लेकिन उसके सेंट्राइड से होके नहीं जा रहा है, और इसका नेचर क्या है, टेंसाइल, मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। ठीक है, इसी तरह क्या है कि एक लोड ऐसे है, ठीक, जिसकी एरो हेड बाहर की तरफ है, और यह भी लोड इस क्रॉस सेक्शन PQRS के पैरेलल तो है, लेकिन सेंट्राइड से होके नहीं जा रहा है। मान लीजिए ये E3 डिस्टेंस पे काम कर रहा है सेंट्राइड से, और ये वाला जो है E2। तो E2 और E3 क्या है, इसेंट्रिसिटी है। मान लीजिए ये फोर्स F2 और ये फोर्स F3 है। अब देखिए ध्यान से, चूँकि F3 जो है क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है, तो ये हमारा शियर लोड तो हो जाएगा, लेकिन चूँकि ये हमारा क्रॉस सेक्शन के सेंट्राइड से होकर नहीं जा रहा है, पर क्रॉस सेक्शन पे ही काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक, इसेंट्रिक क्यों, क्योंकि ये सेंट्राइड से होकर नहीं जा रहा है। ट्रांसवर्स क्यों, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन पे काम कर रहा है। और शियर क्यों, क्योंकि जो भी प्लेन दिया गया उसके पैरेलल में है। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। इसी तरह F2 देखिए, F2 का डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली है ना, और ये काम कहाँ कर रहा है, क्रॉस सेक्शन पे। इस क्रॉस सेक्शन यानी इसका जो प्लेन है वो क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन के क्या है, पैरेलल में है, लेकिन ये सेंट्राइड से होकर नहीं जा रहा है। ठीक, तो चूंकि ये सेंट्राइड से होकर नहीं जा रहा है और ये इसका डायरेक्शन वर्टिकल है, तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिखेंगे वर्टिकल। ठीक, अब चूंकि ये इसेंट्रिक है, तो इसेंट्रिक क्रॉस सेक्शन पे काम करे तो ट्रांसवर्स, और क्रॉस सेक्शन के पैरेलल तो शियर लोड। ठीक, तो वर्टिकल इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड हो जाएगा। अब अगर हम इसका इफेक्ट देखना चाहें, ठीक है, तो कोई सा भी एक लोड लेके देखेंगे। मान लीजिए हमने एक लोड ले लिया यहाँ पे जो वर्क कर रहा था F। ठीक, मान लीजिए हमने एक ले लिया यहाँ पे एक लोड जो है वर्टिकल इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड F। ठीक, जो यहाँ पे कितने इसेंट्रिसिटी पे काम कर रहा है, E पे। ठीक, अब अगर हम देखें इसका इफेक्ट देखना चाहें, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, मैकेनिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हम क्या करेंगे, यहाँ सेंट्राइड पे लगाएंगे। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, F के बराबर होगा। ठीक, ये हमने लगा दिया, जिसका मैग्नीट्यूड F है और F है। अब हम जानते हैं कि ये क्या करेंगे, ये जो F होगा ये वाला, ठीक है, ये हम ट्रांसवर्स शियर लोड हो जाएगा, और ये जो दोनों हैं, ये दोनों, इनको ध्यान से देखिए अगर, कि कुछ ऐसे बना रहे हैं। ठीक, जिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, और एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके लाइन ऑफ एक्शन, और इनके बीच की दूरी क्या है, E है। तो ये क्या हो जाएगा, कपल बनाएंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, when two force of equal magnitude but opposite in direction separated by a small distance E or any distance E, then they form a couple, and the magnitude of couple can be given by C equal to F into यानी force multiply by distance between them। यानी कि यहाँ पे जो ये रेड वाला F और स्मॉल वाला F, दोनों का देखिए एरो अलग अलग डायरेक्शन में है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का समान है, और एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस E है, तो एक कपल बना लेंगे। ठीक,
जिस कपल को हम क्या बोलेंगे, चूँकि ये कपल इस क्रॉस सेक्शन में काम कर रहा है, यानी क्रॉस सेक्शन को घुमाएगा, तो इसको बोलेंगे हम ट्विस्टिंग कपल। ठीक है, ये हमारा वही क्रॉस सेक्शन जो इस मेंबर में ABCD है, उसी ABCD क्रॉस सेक्शन को हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो इक्विवेलेंट बन के कैसे आ जाएगा, ये जो यहाँ पे हमने इसेंट्रिक लोड लगाया था, वो इसेंट्रिक लोड अब इक्विवेलेंट बन के हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा कि एक लोड यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो कपल बनेगा इसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक, तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल बन जाएगा। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, C बराबर F गुणे E, और इस कपल को हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टिंग कपल। ठीक, और ये फोर्स है, यानी कि एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड जो हमारा यहाँ पे जो था, एक इसेंट्रिक एक्सियल लोड के चलते हमारा इफेक्ट क्या आया, एक ट्विस्टिंग कपल आ गया। ये कपल क्या होगा, ट्विस्टिंग कपल। ठीक, और एक ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक, यानी एक इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड के चलते हमारा एक ट्विस्टिंग कपल आता है और एक हमारा ट्रांसवर्स शियर लोड आता है। तो अगर हम देखें तो एक इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड बराबर क्या हो जाएगा, ट्विस्टिंग कपल प्लस ट्रांसवर्स शियर लोड। इसी तरह हम देखे थे एक्सियल वाले में, वहाँ पे क्या था, इसेंट्रिक एक्सियल लोड बराबर बेंडिंग कपल प्लस एक्सियल लोड। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान देना है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक, अब ये जो ट्विस्टिंग कपल है वो कौन सा स्ट्रेस जनरेट करेगा, तो मान लीजिए कि ऐसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें, अगर ये क्या है, एक मेंबर है। ठीक, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स, ठीक, अगर यहाँ पे एक इसेंट्रिक एक्सियल फोर्स, अरे इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लगा हुआ है, मान लीजिए इसको कलर हम चेंज कर दें, यहाँ से कोई शाफ्ट था या फिर कोई रॉड है। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा हॉरिजेंटली में रखा गया है। ठीक, इसका क्रॉस सेक्शन हमारा सर्कुलर है और एक्स और वाई हॉरिजेंटल सेंट्राइडल एक्सिस और वर्टिकल सेंट्राइडल एक्सिस है, और जेड हमारा क्या है, पोलर एक्सिस है, या फिर बोल दिया जाए तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। पॉइंट O1 और पॉइंट O2 हमारे क्या हैं, सेंट्राइड हैं दोनों। ठीक है, ये हुआ O1 और ये हुआ O2। ठीक, यहाँ पे हमारा एक फोर्स जो है F इसके सेंट्राइड से ई दूरी पे काम कर रहा है। ठीक, जो क्या करेगा, मान लीजिए इसको अगर हम यहाँ से इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा के शिफ्ट करें, मतलब कि यहाँ से इसेंट्रिक एक ये F लोड क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसको बोल देंगे वर्टिकल। अब हम इसको वर्टिकल तो देख रहे हैं, इसे इसेंट्रिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका जो एक मतलब लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब कि जहाँ पे काम कर रहा है वो सेंट्राइड से कुछ इसेंट्रिसिटी पे काम कर रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके क्रॉस सेक्शन पे काम कर रहा है, और शियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। ठीक, अगर हम क्या करें, इसका जो राइट वाला भाग है इसको हम
फिक्स कर दें। क्या कर दें? फिक्स कर दें। ठीक है, तो देखिए ये वाला एफ है और ये वाला एफ है, मतलब कि ये दोनों, ठीक है, जो गोले में है, ये दोनों मिलके एक ऐसे कपल बना लेंगे जिसके बीच की दूरी ई है। और इस कपल का डायरेक्शन क्या होगा? अगर हम राइट साइड से देख रहे हैं तो अगर हम राइट साइड से देखें तो एक क्लॉकवाइज होगा, और हम लेफ्ट साइड से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मान लीजिए हम राइट साइड से देख रहे हैं, ठीक, तो ये हमारा कैसा कपल बनाएगा? कुछ ऐसे। मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन को हम उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक, और हम देखें ये डॉटेड क्या बताता है? जो डॉटेड डॉटेड है, ठीक है, इसका मतलब कि ये अंदर वाला भाग है, ठीक है, और ये वाला जो है ये बाहर वाला भाग है। मतलब कि ये हमारे क्रॉस सेक्शन का एक सेपरेट व्यू है, ठीक है। जो लोड यहाँ पे एफ था, मान लीजिए लोड एफ है, इसके लिए हमने क्या किया था कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे, तो जिसमें ये ब्लैक वाला और ये वाला मिलके क्या कर लिया था? हमारा कपल बना लिया था, ठीक। अब हमको देखना है कि इसका इफेक्ट इस पे क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, ठीक। तो मान लीजिए अगर हम इसके चलते जो कपल आ रहा है उसका डायरेक्शन देखें तो क्या होगा? देखिए कपल कुछ ऐसे आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, जिसका मान क्या होगा? C बराबर फोर्स F गुणे बीच की दूरी E, ठीक। और एक जो बचा रह गया फोर्स हमारा, वो ये वाला, एक ये फोर्स बचा रह गया, बाकी वो दोनों मिलके क्या कर लिए थे? हमारा ट्रांसवर्स शियर लोड बना दिए थे, अरे कपल बना दिए थे, और ये हमारा F क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स शियर लोड हो जाएगा। यानी कि जो एक इसेंट्रिक लोड था F, उसके चलते क्या हो गए? उसके चलते हमारा यहाँ पे एक ट्रांसवर्स शियर लोड आ गया F, और एक कपल आ गया, ठीक है। अब ये जो कपल है वो क्या करेगा? ये जो मटेरियल है हमारा, जब हमने एक तरफ से इसको तो फिक्स कर लिया है, ठीक है, एक तरफ से फिक्स कर लिया है, और ये जो कपल है इसको जो है, सपोज कीजिए कि एक कलम है और आपके राइट साइड में फिक्स है। मान लीजिए कोई भी कलम ले लीजिए, कोई भी मटेरियल यहाँ पे आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है, और इधर साइड से आप उसको क्या कीजिए? क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब कि राइट साइड से अगर देख रहे हैं आप तो क्लॉकवाइज, मतलब कि ऐसे आप क्या कर रहे हैं? इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप घुमा रहे हैं तो ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक, मतलब कि मुड़ जाएगा। जैसे आपका हाथ पकड़ के अगर कोई ऐसे ही घुमा दे तो क्या हो जाएगा? ट्विस्ट हो जाता है ना, ठीक वैसे ही। तो इस ट्विस्टिंग के चलते एक हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा, जिसको बोलते हैं टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। यानी कि ये हमारा जो ट्विस्टिंग कपल है, ट्विस्टिंग कपल, इसके चलते हमारा क्या जनरेट होगा? टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ठीक है, टॉर्सनल शियर। अब उस टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? उस टॉर्सनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम टॉर्जन इक्वेशन से निकालेंगे, जो क्या होता है? अब ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आता कैसे है? तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस ये कब आएगा? जब क्या हो कि मान लीजिए कोई मेंबर है या कोई शाफ्ट है, ठीक है, जिसका एक क्रॉस सेक्शन है। अगर एक क्रॉस सेक्शन क्या करें? इस पे से रोटेट कराएं इसको,
ठीक है। तो इसमें स्ट्रेस जो जनरेट होगा इस टॉर्सन के चलते, टॉर्सन को दिखाते हैं टी से, टी फॉर टॉर्सन। ठीक, तो अगर इसका रेडियस है आर, इसका लेंथ है एल। ठीक, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मान लीजिए जी क्या होता है, रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। ठीक, या रिजिडिटी यहाँ पे। अब इसका अगर हम देखें कि अगर जो इसमें स्ट्रेस टाउ टी जनरेट हो रहा है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, इसको निकालने के लिए हम किस चीज़ का हेल्प लेंगे, इसको निकालने के लिए हम टॉर्सन इक्वेशन, ठीक है, मतलब डेरिवेशन होगा इस पर। डेरिवेशन के बाद जो रिजल्ट आता है हम उसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि बार बार डेरिवेशन तो करेंगे नहीं। रिजल्ट क्या आता है कि मान लीजिए अगर टॉर्क टी लगा हुआ है तो टी अपान इसका, मान लीजिए अगर ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे है तो टी अपान जे इक्वल टू टाउ, जो हमारा अगर शेयर टॉर्सनल शेयर स्ट्रेस है तो टाउ अपान उसका रेडियस है जिस रेडियस पे हमको फाइंड आउट करना है आर। ठीक, बराबर जी क्या है, रिजिडिटी है, या फिर इसका अरे रिजिडिटी कह रहे हैं कि उसका शियर मॉडुलस है ना। तो यहाँ से जी, अगर मान लीजिए इस टॉर्क के चलते अगर ये थीटा एंगल घूम गया, जो ये यहाँ पे था घूमने के बाद ये यहाँ पे चला गया, जैसे अगर ये हमारा ऐसे था क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए ऐसे था, ठीक है, और इस पर हमने ऐसे स्ट्रेस लगाया, तो एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे था। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे था। अब अगर घुमाने के बाद ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे चला आया, मतलब कि यहाँ पे, तो ये एंगल जो बनेगा क्रॉस सेक्शन पे, अब मान लीजिए नया वाला पोजीशन ही हो गया, तो ये थीटा हो जाएगा, तो यही थीटा होता है। और इस मेंबर का जो लेंथ है यल नीचे रहेगा। ठीक, तो यहाँ से टॉर्जन इक्वेशन क्या आ जाता है, टी अपन जे, कहाँ गया, टी अपन जे बराबर टाउ बाई आर बराबर जी थीटा बाई एल, जिसमें टर्म आपको क्लियर है, जो टॉर्क लगा रहे हैं वो टी है। ठीक, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इस एक्सिस के अबाउट, पोलर एक्सिस के अबाउट जे है। टाउ क्या है, जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। आर क्या है, इस मेंबर का रेडियस है। जी क्या है, इसका प्रॉपर्टी है। थीटा क्या है कि कितना एंगल जो है क्रॉस सेक्शन रोटेट किया है। और एल क्या है, इस जो है बी मेंबर शाफ्ट उसका लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है लेक्चर, यानी लोड जो क्रॉस सेक्शन के हिसाब से हमने सारे के सारे देख लिए। एक बार ब्रीफ में देख लें तो दो ही लोड हुए थे क्रॉस सेक्शन के हिसाब से, कौन, नॉर्मल, और एक क्या था, शियर। ठीक है, नॉर्मल लोड कब था कि जब ये परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। शियर कब होगा, जब पैरेलल टू गिवन प्लेन। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस प्लेन में ही, उस प्लेन के पैरेलल भी हो तब भी वो शियर लोड होगा। प्लेन में अगर है तो ट्रांसवर्स, अरे प्लेन में क्रॉस सेक्शन है तो ट्रांसवर्स। ठीक है, नॉर्मल लोड कितने टाइप के थे, दो, कौन कौन, एक्सियल लोड और इसेंट्रिक एक्सियल लोड। अगर मैं बात करूँ इसेंट्रिक एक्सियल लोड की, तो ये दो इफेक्ट देगा, क्या क्या, बेंडिंग कपल देगा और क्या देगा, एक्सियल लोड। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि शियर लोड की, तो ये भी दो लोड, दो टाइप का होता है, ट्रांसवर्स शियर लोड और एक होता है इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। अब यहाँ पर भी इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड दो चीज़ देता है, दो इफेक्ट, क्या, एक तो देता है ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक है, और एक देता है बे ट्विस्टिंग कपल। ठीक, अब ये एक्सियल लोड क्या करेगा, या तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस देगा या कंप्रेसिव स्ट्रेस देगा।
जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी लोड लगाया है वो अपन एरिया। ठीक, ये लोड एक्चुअल में होता है हमारा क्या, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप हुआ, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, इसीलिए हम वो अप्लाइड फोर्स ले लेते हैं। बेंडिंग कपल से क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, जिसको हम किससे निकालेंगे, बेंडिंग इक्वेशन से, एम अपन आई बराबर सिग्मा अपन वाई बराबर ई बाई आर। ठीक है, एम क्या है, जो मोमेंट हम लगा रहे हैं, आई क्या है, या बेंडिंग कपल जो जनरेट हो रहा है, आई क्या है, आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिससे जहाँ भी निकालेंगे उसके एक्सिस के बाद। ठीक है, सिग्मा क्या है, जो बेंडिंग स्ट्रेस है, वाई क्या है, किस सेंटर अरे न्यूट्रल एक्सिस से किस दूरी पर निकाल रहे हैं, ई क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और आर क्या है उसका रेडियस है। जो भी मतलब मेंबर बेंड होने के बाद, जैसे अगर मेंबर पहले ऐसे था बेंड होने के बाद अगर ऐसे हुआ तो ये जो रेडियस का कर्वेचर बनेगा वो आर है। ठीक है, ट्रांसफर शियर लोड में एवरेज शियर स्ट्रेस जनरेट करेगा, जिसकी वैल्यू पी बाई ए होगी। पी यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में पी है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप हुआ, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। इसी तरह ट्विस्टिंग कपल, ठीक है, ट्विस्टिंग कपल क्या करेगा, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस जनरेट करेगा, जो कहाँ से मिलेगा, टॉर्सन इक्वेशन से। टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है, टी अपान जे बराबर टाउ बाई आर बराबर जी थीटा बाई यल। अब ये जो हमारा टी है वो क्या है कि ये मेंबर पे कितना हमने टॉर्क लगाया, जे क्या है इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ क्या है कितना टॉर्सन शियर स्ट्रेस जनरेट हुआ, आर क्या है कि इसके क्रॉस सेक्शन का रेडियस। ठीक है, फिर इसी तरह इसकी क्रॉस सेक्शन का रेडियस, ये वाला डिस्टेंस। फिर जी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ शियर मॉडुलस बोल सकते हैं इसको। थीटा क्या है कि क्रॉस सेक्शन इनिशियल से कितना घूम गया, और यल क्या है इस शाफ्ट का लेंथ या बार का लेंथ। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ हमने भी कवर किया है, और एक बार रिवाइज कर लें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि और अच्छा कर सकें। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोगार चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पीसी के जस्ट बगल में बेल आइकन है, इसको दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबाने से फ़ायदा होगा कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत आता है, ठीक है, या फिर आप अपना खुद का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों।